वेल जनाब, हमने लंच वगैरह कर ली है और लंच करने के बाद थोड़ा सा हमने इस्लामाबाद का चक्कर लगाया। अरशद भाई को कुछ इस्लामाबाद की जगह विज़िट करवाई हैं और अभी फ़ाइनल हमारा आज के व्लॉग का फ़ाइनल सेशन और वो है अरशद भाई का इंटरव्यू में हम जितने भी मेरे जहन में क्वेश्चन आते जाएंगे मैं इनसे पूछता जाऊंगा और मैं कोशिश करूंगा मैं इसको सिंपल रखूं। टेक्निकल क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, सिंपल जो एक हर बंदे के जहन में सवाल होता है कि इनसे पहले अबरार भाई आए, ठीक है, उसके बाद अब ये आया है इतना लंबा सफ़र करके एक दूसरी कंट्री से, काफ़ी सारे बॉर्डर्स क्रॉस करने के बाद पाकिस्तान पहुँचे। तो डिफरेंट जो बाइकर्स हैं उनके जहन में ये सवाल आता है कि यार आखिर ख़र्चा कितना हुआ और क्या क्या मसले आते हैं। तो वो सारे के सारे क्वेश्चन जो मेरे जहन में आते जाएंगे वो हम इनसे साथ साथ पूछते जाएंगे। चले देर नहीं करते और आज के इस इंटरव्यू को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अरशद भाई। वालेकुम सलाम। सो फाइनली आप अपने मुल्क में, अपने वतन में पहुंच चुके हैं और एक छोटा सा आपका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ख़ुद से आप जैसे बेहतर समझे एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दें, फिर हम आपसे सवाल जवाब शुरू करेंगे। यार ख़ुद से मुझे अब आप पूछ रहे हो तो आपको पता ही है, लेकिन अपना इंट्रोडक्शन कराने के लिए मुश्किल हो जाती है। खैर, मेरा नाम इस तरह आपने बताया अरशद है, मैं पाकिस्तान से बहावलपुर से हूँ, पंजाब से, और पिछले काफ़ी अर्से से मैं ऑस्ट्रिया में रह रहा हूँ। तो मेरा एक ड्रीम था कि मैं जो है मोटरसाइकिल टूर करूँ ऐसा कि जहाँ पे जो ज़्यादा लोगों ने उसको नहीं किया हो, तो उसका मैंने शुरू किया तकरीबन कोई 12 जून को। और मैं कल जहाँ पहुँचा पाकिस्तान में, तब 25,000 किलोमीटर सफ़र करके ऑस्ट्रिया से पाकिस्तान, थ्रू सेंट्रल एशिया, थ्रू मंगोलिया एंड रशिया, तो 11 कंट्रीज़ में से अफ़गानिस्तान में से होते हुए, और कल मुझे बताया गया कि हम जो हैं पहले पाकिस्तानी हूँ कि जो अफ़गानिस्तान के ज़रिए से पाकिस्तान में ऑन द मोटरसाइकिल एंटर हुआ है। तो इट्स ऑनर। अच्छा अरशद भाई, ये तो एक आपका एक ब्रीफ से इंट्रोडक्शन हो गया। अभी हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक सवाल से। बेसिक सवाल यह है कि आप सबसे पहले ये बताएं कि आपको प्रोफेशन क्या है, ऑक्यूपेशन क्या, आप क्या करते हैं ऑस्ट्रिया में चूँकि होते हैं। कितने अरसे से आप ऑस्ट्रिया में हैं? ऑस्ट्रिया में हूँ मैं पिछले 18 सालों से जॉब करता हूँ मैं एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो मैंने अपनी एजुकेशन भी मैंने वहीं से की थी, वहाँ से मैंने मास्टर्स किया था प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में एंड फाइनेंस में, और मैं भी आजकल वहाँ पे जॉब कर रहा हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर की। सही। अच्छा, इसमें आप जॉब वाले बंदों का सबसे बड़ा मसला होता है छुट्टी। तो आप तकरीबन 3 महीने कह लें, प्रिपरेशन में भी आपने ज़ाहिर सी बात है टाइम लगाया होगा, तकरीबन 3 महीने से आप ऑफिस से गायब हैं। तो कैसे मैनेज किया आपने ये सब कुछ? मैंने अपना ये ट्रिप प्लान किया पिछले 1 साल से। इसके मैं ट्रिप प्लान करते पिछले साल से, तो मैंने तकरीबन आज से कोई 6 महीने पहले अपनी कंपनी को इंटीमेट किया था कि ये मेरा प्लान है कि मैं इस महीने में जाऊंगा और इतने दिन का मेरा प्लान है कि मैं 2-3 महीने में जाऊंगा। तो उसको अकोमोडेट करने के लिए तो हमारे ऑस्ट्रिया में आपको साल के मिलते हैं 25 दिन, 25 वर्किंग डेज़ मिलते हैं आपको एज ए हॉलीडेज़। तो मेरे कुछ पिछले साल की हॉलीडेज़ थी, कुछ मेरे इस साल की हॉलीडेज़ जमा हो गई है, प्लस मेरे जो कुछ ओवर टाइम आवर्स थे वो हो गए, और उसके बाद जो मेरे बाकी बचे थे, अब मैं इस टाइम जब मैं वापस जाऊंगा तो मैं तकरीबन कुछ घंटे नेगेटिव होऊंगा, उसके फिर मुझे कॉम्पनसेट करना पड़ेगा अगले कुछ महीनों में। सो इट्स हाउ यू डू इट, देयर इज़ ऑलवेज अ वे टू फाइंड इफ़ यू वांट टू डू समथिंग। चलें, इस तरह आपने ये किया। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सबसे इम्पोर्टेंट, वो है फाइनेंस का। तो किस तरह आपने, क्या कोई स्पॉन्सर लिया है आपने इस टूर को? जाहिर सी बात है अच्छा खासा इस पर आपका ख़र्चा हुआ होना है, ठीक है। तो एक तो आप बता दें कि लमसम कितनी अमाउंट आप ख़र्च कर चुके हैं सिंस द डे यू लेफ्ट ऑस्ट्रिया एंड टिल द डे यू रीच्ड हियर इन पाकिस्तान? यार, हम छोटे मोटे बंदे हैं, तो छोटे मोटे बंदों को स्पॉन्सर कोई नहीं मिलता। तो वो स्पॉन्सर जो है वो भी बड़े बंदों को देखते हैं, तो उनको स्पॉन्सर वैसे भी ज़रूरत नहीं होती। तो मेरा कोई स्पॉन्सर तो नहीं है। मैंने कोशिश की थी, लेकिन मुझे ऑलमोस्ट हर जगह मुझे इसका जाना नेगेटिव ही मिला था। तो मैंने अपने आप खुद ही मैंने स्पॉन्सर किया है। तो द डे आई लेफ्ट फ्रॉम पाकिस्तान ऑन 12 जून और अनटिल यस्टरडे आई थिंक मेरा कोई ख़र्चा हुआ है 10 से 12,000 यूरो के बीच में, 10 से 12,000 यूरो, और जो कि आज की तारीख में तकरीबन 25-26 लाख 25-26 लाख पाकिस्तानी बनते हैं। अच्छा, चलें, ये तो एक मेन चीज़ हो गई। और इसमें ये सारा कुछ था आपका, आपकी अकोमोडेशन हो गई, इसमें सारा कुछ, मेरा फ्यूल की मेंटेनेंस, बाइक की मेंटेनेंस, खुराक, आपके रास्ते के प्रॉब्लम्स, जो भी सारे प्रॉब्लम मुझे आए हैं रास्ते में, वो उसका सारा कुछ मिला के, और कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें जो बीच में होती हैं, यानी आपके पूरे ट्रैवल में जो भी सारा एक्सपेंस है वो इसमें कवर होता है 10 से 12,000 यूरो में।
अच्छा अरशद भाई, एक चीज़ बताइएगा, आपके पास बेनेली TRK X है 502 जो कि आपने वहीं से परचेज़ की ली, तो क्या ये आपने स्पेशली इस टूर को कंकर करने के लिए आपने ये ली थी? मैंने इस टूर के लिए ये ली थी और उसको सोच के लिया था, क्योंकि जब उसके मैंने ले रहा था उस टाइम मेरे पास इतने पैसे, जैसे मैंने कहा कि मैं गरीब सा बंदा हूँ, तो हमारे पास इतने पैसा नहीं होता कि हम BMW या अफ्रीका ट्विन या और जो है इस तरीके से लें। तो ये उस टाइम हमें सस्ती मिल रही थी और अच्छी भी लग रही थी, तो हमने कहा लेट्स डू विद दिस एंड नाउ वी आर हियर। तो ये बाइक तकरीबन कितने की आपको कॉस्ट हुई थी? बाइक की मुझे वहाँ से मिली थी तकरीबन कुछ 5,500 6,000 यूरो में। पाकिस्तानी कितने बन जाते हैं? 15 लाख, 12 से 15 लाख। चलें, ये तो मतलब बड़ा अच्छा हो, क्योंकि पाकिस्तान में भी मेरे ख्याल में ये 20 से ऊपर ही है ये बाइक। अच्छा, 20 से 25 के दरमियान में चीज़ें काफ़ी ज़्यादा महंगी हो गई। अच्छा, ये तो हो गया आपका टोटल ओवरऑल एक्सपेंस कितना हुआ है, और ये सारा सीन टोटल कितनी कंट्रीज़ आपने, कितने बॉर्डर्स क्रॉस किए हैं? 11 बॉर्डर्स क्रॉस किए मैंने, और सबसे मुश्किल बॉर्डर क्रॉसिंग पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की थी। पाकिस्तानियों ने आपको अपने मुल्क में नहीं दाखिल होने दिया? दाखिल होने दिया रो के 6 से 7 घंटे मुझे लगे पाकिस्तान में एंटर होने में, और वहाँ पे कस्टम्स और FIA ने मेरे से बड़े अजीब व गरीब क्वेश्चन किए। कल जब ये इंटर कर रहे थे, मेरा प्लान था कि मैं इनको लेने के लिए जाऊंगा तुरखम बॉर्डर पे, लेकिन चूँकि सैलाब वाली सिचुएशन ऐसी हुई थी कि मैं फिर नहीं निकल पाया उस तरफ। लेकिन ये सुबह 9 बजे इंटर हो चुके थे तुरखम वाली साइड से पाकिस्तान की तरफ, लेकिन इमिग्रेशन, कस्टम, FIA जो सारे इदारे होते हैं, तकरीबन शाम 6 बजे करीब इनको क्लियरेंस मिली है। ऐसा ही है अरशद भाई? ऐसा ही है, बिल्कुल। अच्छा अरशद भाई, थोड़ा सा अपनी प्रिपरेशन के बारे में बताइएगा। जब आपको ये आइडिया आया, एक किस्म की आपको मोटिवेशन मिली कि आपने ये करना है, तो उसके बाद जाहिर सी बात है टूर का सबसे इम्पोर्टेंट जो फेज़ होता है वो होती है प्लानिंग। तो आपने प्लानिंग और प्रिपरेशन किस तरह इसको एग्जीक्यूट किया है? बाइक आपने ले ली है, बाइक का आपने डिसीजन कर लिया, वो ऑलरेडी आप बता चुके हैं। बाइक के बाद बताएं कि आपने फिर बाकी चीज़ें किस तरह प्लान की? टूर का आइडिया मुझे आया था दिसंबर 2020 में, तो उसके बाद फिर मैंने उसका प्लान किया था कि मैंने कहाँ से जाना है। तो फिर मैंने ये सोचा कि मैंने जाना है वाया रशिया एंड सेंट्रल एशिया, क्योंकि यहाँ पे इसको इतना एक्सप्लोर नहीं किया गया पाकिस्तानी किसी बंदे की जानिब से। लेकिन वहाँ जाने के लिए आपको जो मेन चीज़ है वो आपकी है रशियन लैंग्वेज, क्योंकि वहाँ पे इंग्लिश बहुत कम चलती है और बाकी कोई लैंग्वेज वहाँ नहीं चलती। तो उसके लिए मैंने फिर जो है ना ज़बान सीखे रशियन, 2-3 कोर्सेज़ किए मैंने रशियन लैंग्वेज के, और उसके बाद वो करने के बाद उसी तरह मैंने फिर पूरा प्लान जो है अपना एक किया कि मैंने कहाँ से कहाँ जाना है, डे टू डे वाइज, कि मैंने कहाँ से कहाँ जाने के कितने किलोमीटर मैंने चलाना है, उस पर कितना ख़र्चा होगा। तो उस पर सारा मैंने जो है सारा वो वर्कआउट किया। वीज़े के बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन लेके कि हमें जो कौन कौन से वीज़ों की ज़रूरत है और वो कितने अरसे के लिए मिलेंगे। लाइक स्पेशली अफ़गानिस्तान के वीज़े के लिए मुझे एक्स्ट्रा जाना पड़ा दुबई, वहाँ से मुझे उसका जो है वीज़ा मिला, क्योंकि अफ़गानिस्तान की जो एम्बेसी है ऑस्ट्रिया में वो वीज़ा नहीं देना चाहते थे। सो शेम ऑन देम एक्चुअली, कि उन्होंने अपने जो है एक टूरिस्ट को उन्होंने जब कोशिश की कि वो वहाँ पे ना जाए, तो दुबई में गया इसका वीज़ा लेने के लिए, और बाकी जो है उसको फिर ऐसे हमने। अच्छा, इसमें आपने किसी से हेल्प ली किसी, मतलब जो जिसको आप समझते हैं कोई सीनियर बाइकर जो ऑलरेडी इस तरह का सीन, सब कुछ आपने अपने मैंने कोशिश की थी बरार भाई से बात करने की, लेकिन उनसे मेरा कांटेक्ट नहीं हो पाया था। उन्होंने एक आधा दफ़ा उन्होंने मुझे जवाब दिया था, लेकिन उसके बाद उनका जवाब नहीं है। तो मैं भी शायद बिजी हूँ कहीं ऐसे, क्योंकि वो ऑलरेडी इस टाइम में भी एक टूर पे निकले हुए थे ना, तो जाहिर सी बात है फिर ये चीज़ थोड़ी उनके लिए भी मुश्किल होगी। एनीहाउ, आपने मतलब सारा कुछ अपने उस पर किया और आपकी प्लानिंग और सारा कुछ अच्छा चला और ये आपने एग्जीक्यूट कर लिया। अच्छा अरशद भाई, अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। वो ये है कि बाइक को इतने सारी कंट्रीज़ के बॉर्डर क्रॉस करवा के एक डेस्टिनेशन कंट्री तक लेके आना, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होती हैं? मैंने सुना है कोई कार्नेट टाइप का कोई डॉक्यूमेंट होता है, तो मैंने सुना है बड़ा एक्सपेंसिव होता है, और उसको लेना, उसको हासिल करना भी बड़ा एक मतलब मुश्किल काम होता है। तो ये सारा कुछ थोड़ा सा इसके बारे में बताइएगा। बाइक के साथ या अपने व्हीकल के साथ ट्रैवल करने में ये प्रॉब्लम तो आती है, कुछ कंट्रीज़ के रिक्वायरमेंट्स यहाँ डिफरेंट हैं, कुछ कंट्रीज़ की और हैं। लाइक इन पाकिस्तान के लिए आपको कार्नेज है वो चाहिए, इंडिया के लिए, ईरान के लिए आपको कार्नेज चाहिए, और कुछ कंट्रीज जहाँ से मैं होके आया हूँ उन्हें कारने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे टेम्परेरी इंपोर्ट होता है, तो वहाँ पे काफ़ी इजी था कि उन लोगों ने अपने वहाँ पे उसको जो है रजिस्टर किया बाइक को, और उसके बाद जब मैं वहाँ से गया उसको वहाँ से एग्जिट कर। लेकिन उसके पाकिस्तान में आने के लिए हमें चाहिए था कारनेट, वो मैंने फिर लिया था जर्मनी से, वहाँ से मुझे मिला वो,
और उसकी एक फ़ीस होती है, डिपॉजिट फ़ी होती है, डिपेंड करता है कि आपकी बाइक की वैल्यू कितनी है और आप कहाँ पे जा रहे हैं, किस कंट्री में आप जा रहे हैं, तो उस एरिया के हिसाब से उसकी जो है उसकी फ़ीस होती है, उसका डिपॉजिट होता है। तो जब आप वापस जाएंगे तो फिर आपको वो डिपॉजिट आपको वापस मिल जाता है। ये कितना डिपॉजिट आपने मतलब पे किया? जो मैंने दिया था वो 3000 यूरोस था, यानी तकरीबन कोई 8 लाख रुपए, 7-8 लाख रुपए आपने बाइक की, अकॉर्डिंग टू बाइक की वैल्यू एंड द रीजन यू आर ट्रैवलिंग टू। ओके, ये सारा मिला के तो इसमें जो है ना आपको, मतलब आपने कारनेट लेने के लिए अपना रूट प्लान सारा शेयर किया था उनके साथ? सिर्फ पाकिस्तान आने के लिए। पाकिस्तान आने के लिए। अच्छा, ये उसके बाद अगर मैं जाता हूँ आगे ईरान या इंडिया या कहीं और, तो उसके लिए मुझे ये कारनेट चलता है। और कारनेट की जो है उसकी जो उसकी है वो 1 साल के लिए वैलिड है कारनेट, तो 1 साल के बाद आप उसको रिन्यू भी करा सकते हैं। और अगर कल कोई आप रिटर्न करते हैं तो मतलब जो आपने डिपॉजिट कराया वो आपको वापस मिल जाएगा। वो एक किस्म की मतलब कॉशन मनी कह लें आप। हाँ, टोकन मनी है। अच्छा, सही हो गया। अच्छा अरशद भाई, इसमें एक और चीज़ बताइएगा, इसमें कोई रिक्वायरमेंट भी है कि इतने सीसी बाइक होनी चाहिए या इस कैटेगरी की बाइक होनी चाहिए? यस, मतलब बिटवीन द बॉर्डर्स या बिटवीन द कंट्रीज ट्रैवल करने के लिए? कारनेट के लिए कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। आप किसी भी बाइक पे जा सकते हैं। अच्छा, ये कोई इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है? कोई बाइक है, कोई व्हीकल है, आप आ सकते हैं। अच्छा अरशद भाई, ये बताइएगा कि आपने मेंटेनेंस इसकी किस तरह प्लान की थी ड्यूरिंग द जर्नी, क्योंकि आप 3 महीने रोड पे रहे, 25,000 किलोमीटर आपने ट्रैवल किया है अमंग 11 कंट्रीज़, तो आपने मेंटेनेंस क्या कोई प्री प्लान किया हुआ था कि इस जगह पहुंचूंगा तो ऑयल चेंज होगा, फ़लाँ चीज़ इस जगह चेंज होगी, या कोई सडन मतलब एक्सीडेंटल कोई डैमेज हुआ है तो वो कैसे आपने मैनेज किया है? जो इसकी रूटीन मेंटेनेंस है उसको मैंने प्लान कर लिया था पहले कि मैं यहाँ पे यानी आफ्टर एवरी 6000 किलोमीटर इसकी मेंटेनेंस है वो होनी थी। तो उसी हिसाब से मैंने सारी चीज़ें, क्योंकि मुझे पता था कि सेंट्रल एशिया में और मंगोलिया में, रशिया में इस तरह की जो इसकी चीज़ें हैं वो नहीं मिलेंगी, तो मुझे अंदाज़ा हो गया था कि मैंने इतने ऑयल फ़िल्टर अपने साथ रखने हैं, इतने एयर फ़िल्टर मैंने अपने साथ रखने हैं, तो वो मैंने वहीं से अपने साथ ले लिए थे। और कुछ और चीज़ें एक्स्ट्रा, जिस तरह की इसके जो लाइट्स हैं, हेडलाइट्स, उसके जो हैं बल्ब मैंने वो एक्स्ट्रा अपने साथ रख लिए थे। एक्स्ट्रा ट्यूब जो इसकी है मैंने वो अपने साथ रख ली थी, टायर्स वगैरह चेंज करने के लिए, तो वो सामान मेरे पास था। बाकी सडन जो है, जो ऑन द वे कभी अगर होता है, जिस तरह मेरे साथ प्रॉब्लम हुए थे, तो उसको तो आप नहीं फोर्स ही कर सकते, उसको आप नहीं देख सकते पहले कि वो क्या होगा, कब होगा, तो वो फिर आपको उसका हल एट द स्पॉट ही करना पड़ता है। क्या हुआ था रास्ते में आपके साथ? मेरे साथ 3 बड़े एक्सीडेंट हुए थे। जो पहला एक्सीडेंट था, मेरी चेन जो है वो टूट गई थी, पता नहीं क्यों टूटी, तो उसका मुझे आज तक नहीं पता कि वो टूट गई थी। मेरा चेन पिछला व्हील सारा ब्लॉक हो गया था, तो उसके लिए फिर मुझे जो है ना वहाँ पे, तो उस टाइम मैं साइबेरिया में था, रशिया में, तो वहाँ से मुझे काफ़ी मुश्किल से मुझे इसकी जो है चेन मिली थी। दूसरा जो इसका मेन मसला था, मुझे इसका शॉक जो है, ये वाला इसका मिडल शॉक, जो सेंट्रल शॉक, वो टूट गया था। पता नहीं क्यों टूटा था वो, तो वो एक बहुत बड़े हर्डल थे, क्योंकि वहाँ पे मैं ऑलमोस्ट स्टक हो गया था 1 हफ़्ते के लिए ताजिकिस्तान में, तो एक वो मसला था। तीसरा जो इसका प्रॉब्लम था, वो इसकी जो है क्रैश गार्ड्स, गिरने से 1-2 दफ़ा इसके क्रैश गार्ड जो हैं वो टूट गए थे, लेकिन वो जो है लोकली रिपेयर हो गए थे। तो ये 3 मुझे बड़े प्रॉब्लम्स के आए थे। अच्छा, एक चीज़ शायद आप बार बार नोटिस कर रहे होंगे, अरशद भाई बार बार खारिश कर रहे हैं टांगों पे। बेसिकली हम जिस जगह पे आए हैं ना, पहले हमारा प्लान था किसी रेस्टोरेंट के अंदर हम रिकॉर्डिंग करेंगे, लेकिन वहाँ पे इतना ज़्यादा शोर था ना कि वहाँ पे रिकॉर्डिंग नहीं कर सके। फिर हम एक पार्क में आए हुए हैं, तो यहाँ पे मौसम ऐसा है ना कि घास के ऊपर खड़े हैं, मच्छर बार बार मुझे भी काट रहे हैं। तो इस चीज़ को आपने बिल्कुल इससे इरिटेट नहीं होना और इसको इग्नोर कर देना, और हम कंटिन्यू करते हैं अपने सवालों का सिलसिला। अच्छा अरशद भाई, मुझे बताइएगा कि आपने 11 कंट्रीज़ जो है क्रॉस की हैं, तो किस सीक्वेंस में आप चले हैं? मतलब ऑस्ट्रिया के बाद ज़रा सीक्वेंस में बताइएगा। ऑस्ट्रिया से मैंने बॉर्डर क्रॉस किया था, स्लोवाकिया और चेक रिपब्लिक और पोलैंड। वहाँ पर तो बॉर्डर कोई है नहीं, तो इसलिए वो काफ़ी ईजी था। फिर पोलैंड से मैं एंटर हुआ बेलारूस में, बेलारूस से रशिया, रशिया से फिर मैंने पूरा रशिया क्रॉस करने के बाद मंगोलिया एंटर हुआ। मंगोलिया से फिर मैं रशिया गया वापस, वहाँ से फिर मैं कज़ाकिस्तान में एंटर हुआ। कज़ाकिस्तान से किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, अफ़गानिस्तान और फाइनली यू आर इन पाकिस्तान। अच्छा, मुझे बताइएगा सबसे जो आपका लॉन्गर स्टे था वो किस कंट्री में रहा है आपका? वो ऑब्वियस है कि रशिया, क्योंकि रशिया मैसिव है। वहाँ मैं तकरीबन 1 महीना मैं रशिया में गुजारा है, और तकरीबन के 9000 किलोमीटर मैंने रशिया में राइड किया है, फ्रॉम मॉस्को
ऑल द वे डाउन टू लेक बैकाल एंड टू अंटिल मंगोलियन बॉर्डर। 1 महीना मैं रशिया में रहा हूँ। 1 महीना, मतलब ये आपका लॉन्गेस्ट स्टे था। लॉन्गेस्ट स्टे में और रशिया तकरीबन में। कितने 1000 किलोमीटर्स आपने ट्रैवल किया रशिया में? 9000 किलोमीटर। 9000, तो ये सबसे आपका एक किस्म का लॉन्गेस्ट वो था। तो अच्छा मुझे बताइएगा सबसे इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग स्टे आपका जो है वो किस कंट्री में रहा है? इसमें आप कंसीडर कर सकते हैं नेचुरल ब्यूटीज़। ऐसी पता जब एक टूरिस्ट आता है तो इसी तरह की चीज़ों पे ही अट्रैक्ट होता है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी कंट्री ने आपको ज़्यादा वो किया है? ऑन द रोड अगर आप बाइक के ऊपर हैं तो रशिया, मंगोलिया, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, सम पार्ट्स ऑफ कज़ाकिस्तान, ये काफ़ी खूबसूरत है। अफ़गानिस्तान के जो पार्ट्स हैं काफ़ी खूबसूरत हैं, लेकिन वो थोड़े से इतने ज़्यादा वो नहीं अपीलिंग थी क्योंकि अगर आप पीछे से आ रहे हैं ताजिकिस्तान से, किर्गिस्तान, तो आप वहाँ से वो देखते हुए आ रहे हैं तो आप उसके बाद ही हो चुके हुए हैं। तो अगेन लेक बैकाल का जो एक उसका एक आइलैंड है, उसका नाम है ओलखून। अनएक्सप्लोर्ड है, अनटैप्ड है, बहुत खूबसूरत है। मंगोलिया अमेजिंग। अच्छा, आपने वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट हाईवे पे भी आपने ट्रैवल किया जो कि है पामीर हाईवे। तो क्राकरम हाईवे पे आप ट्रैवल कर चुके हैं इससे पहले, जो कि वर्ल्ड फर्स्ट हाईएस्ट जो है? मैंने क्राकरम हाईवे की थी आज से बहुत अर्से पहले, जब मैं बच्चा सा था तभी मोटरसाइकिल पे ही गया था। जब मैं यहाँ पाकिस्तान में रहता था तो मैंने बहुत से पहले वो किया था। उसके बाद फिर मेरा एक ड्रीम था, और पामीर हाईवे जो है वो एक एवरी बाइकर का ड्रीम है कि वो पामीर हाईवे पे जाना चाहता है। पामीर हाईवे इज़ मैजेस्टिक, ब्यूटीफुल। वहाँ पे जब आप जाते हैं और उसके बाद उसकी जो वाखान वैली जो है नीचे से, अमेजिंग। लोग वहाँ के बहुत अच्छे हैं, नेचुरल ब्यूटी वहाँ की ज़बरदस्त है, लेकिन वहाँ पे जो ऑफ रोड है बहुत ही चैलेंजिंग ऑफ रोड है, और वहाँ पे आपको मज़ा आता है बाइक चलाने का भी, अगर बाइक आपका साथ दे, और बहुत ब्यूटीफुल है। तो बेनेली ने आपका साथ दिया था? बेनेली ने मेरा वहाँ पे साथ दिया था। कुछ मसला हुआ था जहाँ पे हमारा शॉक टूट गया था, लेकिन उसमें कुछ सिर्फ वहाँ पे शॉक नहीं टूटा था, शॉक टूटने की उसकी जो वजह जो पीछे से ही थी। वहाँ मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था जहाँ से मैं इसके ऊपर उड़ के आगे की तरफ गिरा था, मेरी चोट करने लगी थी, अलबत्ता इसको चोट लगी थी, तो उसके फिर मेरे पे, तो वो एक पार्ट ऑफ द गेम है, पार्ट ऑफ एडवेंचर है, तो वो चलता रहता है। अच्छा, इसके अलावा मुझे ये बताइएगा, अगर हम खानों की बात करें, क्योंकि डिफरेंट आपने कंट्रीज़ ट्रैवल किए हैं तो आपने खाने भी डिफरेंट खाए होंगे, तो आपकी क्या प्रेफरेंस रही है? मतलब लोकल खाने आपने प्रेफर किए हैं? जहाँ पर भी मैं जाता हूँ हर कंट्री में मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उस कंट्री का जो लोकल कल्चर और लोकल उनका जो है उनका रहन सहन, मैं उसको ज़रा एक्सप्लोर करूँ। तो हर जगह मैं जहाँ पे गया मैंने लोकली खाने खाए हैं। इस तरह रशिया का था, वहाँ का हमारे उसका जो है ना बोर्श वहाँ का होता है, सूप एक बहुत उनका फेमस सूप है, वो हर जगह पे। सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में वहाँ पे आपका जो है पुलाव हो गया, वो चलता है पुलाव। कज़ाकिस्तान में स्पेशली वहाँ पे जो है घोड़े का गोश्त, वो मैंने बहुत खाया है। और हम पाकिस्तानियों को बेसिकली जब हम जाते हैं अफ़गानिस्तान तो अफ़गान खाने जाना बहुत अमेजिंग है। अच्छा, तो ओवरऑल आप रेट अगर करेंगे तो अफ़गान खाने मेरे ख्याल में ज़्यादा टेस्टी थे? मैं उसको ऐसे रेट नहीं करता। मुझे खाने पसंद आए हैं कज़ाकिस्तान के, अफ़गानिस्तान के, हर जगह के खाने मुझे पसंद आए हैं, क्योंकि और हम पाकिस्तानी, क्योंकि हमारा उसका होता है कि हम थोड़ी स्पाइसी चीज़ें खाएं, ये वो। अगर आपने वो खाना है तो फिर आप अफ़गानिस्तान है, लेकिन मैं क्योंकि सब कुछ खा लेता हूँ तो मेरे लिए हर जगह पे खाने मेरे लिए अच्छे ही थे। अच्छा अरशद भाई, थोड़ा सा अकोमोडेशन का बताइएगा। अकोमोडेशन का आपने क्या किया? होटलिंग स्टे किया है या कैंपिंग वगैरह भी करते रहे हैं? अकोमोडेशन का जो है मैंने मोस्टली ऑलमोस्ट एवरीवेयर जो है मैं जाकर रहा था हॉस्टल्स में, जो कि सस्ते पड़ते हैं, 10, 11, 12 डॉलर्स पर नाइट आपको मिल जाते हैं हॉस्टल। तो मैंने वो किया था। शुरू में जब मैं निकला था तो मैं बहुत मोटिवेटेड था कि मैं कैंपिंग करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। तो मैंने अपना मेरे कैंप साथ में लिया हुआ था, मैट्रेस थी, स्लीपिंग बैग था, एवरीथिंग लाइक कुकिंग थिंग्स, एवरीथिंग मेरे पास थी। लेकिन सारा दिन चलाने के बाद शाम को एक कैंपिंग स्पॉट ढूंढना, फिर कैंप लगाना, फिर उखाड़ना, तो वो मेरे लिए एक हैसल थी। तो इसलिए मैंने जो है ना कोशिश की कि मैं हर जगह पर जाके हॉस्टल में रहूं। और कुछ अर्से के बाद मैंने देखा मेरे पास काफ़ी वज़न था इसका, कैंप का, मैट्रेस का, सब चीज़ों का। तो मैंने फिर
मंगोलिया में कोशिश करके उसको मैंने बेच दिया था ताकि मेरा वज़न कम हो जाए और मैं आगे अपना सफ़र अच्छा, कंटिन्यू मैंने करता रहूं। आपकी स्टोरीज़ में सिंस डे वन ही फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि आपने मुझसे पर्सनली भी कांटेक्ट किया था और काफ़ी हमारी गपशप भी हुई थी। तो स्टोरीज़ में आपकी फ़ॉलो कर रहा था। एक जगह आपका शायद स्लीपिंग बैग वगैरह कोई जल जुल भी गया था, तो वो क्या स्टोरी है? वो पहला दिन था स्लीपिंग बैग, उसको मैंने लगाया हुआ था इस तरफ बाइक के साइलेंसर के साथ, तो वो हवा से और झटकों से जो है ना पीछे होता साइलेंसर के सामने आ गया था। तो उसके साइलेंसर के जो है गैसेस की वजह से, उसकी गर्मी की वजह से उसमें सुराख से हो गए थे। तो उसमें धुआं निकला था। चलिए, अगर कोई पिक्चर आपके पास हुई उस चीज़ की या कोई क्लिप तो हमारे साथ शेयर कीजिएगा ताकि हम ऑडियंस को वो भी दिखा सकें। वो है। अच्छा, लगेज जो आपने कैरी की है, क्योंकि कल जब आप यहाँ पे पहुँचे हैं मैंने देखा आपकी बाइक पे इतना ज़्यादा मुझे नहीं फ़ील हुआ लगेज हुआ है आपने कैरी किया हुआ था। हम नॉर्मली जैसे जाते हैं नॉर्दर्न एरियाज़ में, जिस तरह हम जाते हैं एक वीक का ट्रिप होता है और हम इतना ज़्यादा सामान कैरी कर लेते हैं, तो मुझे कंपैरेटिवली आपके 3 मंथ्स का जो एडवेंचर था मुझे लगा कि यार ये सामान आपने बहुत कम कैरी किया हुआ है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मतलब बिल्कुल ही सामान क्या क्या आपने चीज़ें इसमें कैरी की हुई थी? लगेज में जो मेरे पास सामान था ज़्यादा, वो जो हैवी सामान था मेरा वो था इसका टूल, बाइक का टूल, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट था, वो आपको कभी भी चाहिए होगा। और उसके बाद कुछ थोड़े से कपड़े थे। कपड़े इतने नहीं थे कि मैं उसको पूरे हफ्ते या पूरे महीने के मैं कपड़े साथ उठा लेता। सिर्फ 3 शर्ट्स, एक ये शॉर्ट्स, 2 मेरे पास ट्राउज़र थे और बाकी अंडरवेयर और सॉक्स वगैरह 3 से 4 दिनों के मैक्सिमम, क्योंकि मेरा भी ये प्लान था कि मैं हर 3-4 दिनों के बाद कहीं पे उन कपड़ों को धो लिया करूँगा। बाकी जो सामान था मेरा अभी भी मुझे फ़ील होता है कि मेरे पास सामान थोड़ा सा ओवरवेट था और मैं उसको अभी भी कम कर सकता था। लाइक जो मेरे पास टूल था, टूल मेरे पास थोड़ा सा ज़्यादा था, मैं उसको थोड़ा सा और कम कर सकता था। तो वेट जो है आपका इस लॉन्ग जर्नी में बहुत ज़्यादा मैटर करता है, आपके फ्यूल कंजम्पशन पे, आपके टायर यूजेज पे, आपके बाइक राइडिंग पे वो काफ़ी इफ़ेक्ट करता है। और स्पेशली जब आप ऑफ रोड करते हैं तो वहाँ पे आपको जो है ना मैन्यूवरिंग करने में वो बहुत प्रॉब्लम करता है। तो एज़ लाइट एज़ यू गो एज़ ईजी यू विल गो। चले, होपफुली मेरे ख़्याल में जितने सवाल मेरे जहन में आए थे वो मैंने आपसे पूछ लिए हैं। एक जो कॉमन मैन के जो सवाल होते हैं मेरे ख़्याल में हमने सारी उनको कवर कर लिए हैं। आखिर पे मुझे ये बताइएगा, आप चूँकि आप पाकिस्तान में आ चुके हैं और आलमोस्ट आपकी जो छुट्टियां थी वो भी ख़त्म होने वाली हैं, तो अभी आप वापसी का क्या प्लान करेंगे? मतलब बाइक आप ले आए हैं, ज़ाहिर सी बात अब आपने वापस भी लेके जानी है, तो क्या उसका क्या सीन है? वापसी का सीन जो मेरा प्लान था वो ये है कि मैं बाइक को भी इसको यहीं पे खड़ा करूँगा पाकिस्तान में और मैं फ़्लाई करूँगा अगले कुछ दिनों में वापस ऑस्ट्रिया। कोशिश करूँगा जाकर थोड़े से पैसे और इकट्ठे कर लें ताकि फिर हम दोबारा अपना सफ़र आगे चला सकें अगले साल के लिए। तो अगले साल में फिर मैं आऊँगा वापस, सो उसका फिर प्लान करेंगे बाद में कि मैंने कहाँ जाना है, कैसे जाना है, तो वो अभी प्लान उसका नहीं किया मैंने। तो फ़िलहाल बाइक आप यहाँ पे छोड़ के जाएंगे, तो अभी जो आपके पास कारने है तो वो क्या इतना आपको अलाउ करता है कि इतना टाइम के लिए आप बाइक यहाँ पाकिस्तान में रख सकें? कारने मेरा 1 साल के लिए वैलिड है और जो पाकिस्तान का जो यहाँ पे है इसका लॉ मेरे ख्याल में 3 to 6 मंथ्स का है कि आप यहाँ पे रख सकते हैं। और उसमें कुछ एक्सेप्शन भी हैं कि उसके फिर मुझे ज़रा दोबारा कस्टम लॉ को देखना पड़ेगा वो क्या क्या था उस बारे में, लेकिन देयर इज़ अ वे आउट। चले, आप क्योंकि आप ऑन एयर ये चीज़ आ गई है तो आप पकड़े भी जल्दी जाएंगे। नहीं, देयर इज़ अ वे आउट, क्योंकि और हम क्योंकि हर काम जो है लीगली करना है तो हम ऑफिशियली जो कस्टम ऑफिस से हम उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे क्या सीन है, क्या करते हैं वो, तो इंशाल्लाह हो जाएगा। चले, फ़िलहाल मैं आपसे आपका फ्यूचर का प्लान नहीं पूछता कि आप किस रूट से वापस जाएंगे, वो उसको फ़िलहाल कॉन्फिडेंशियली आपने रखा हुआ है तो उसको आप कॉन्फिडेंशियली रखें। तो मेरे ख्याल में जितने सवाल थे वो हमने पूरे कर लिए हैं और वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस कि आपने एक माइलस्टोन अचीव किया, एक ड्रीम था जो आपने पूरा कर लिया और बड़े इजीली, मतलब बहुत कम हर्डल्स आपको फेस करनी पड़ी हैं और बड़े इजीली और एंजॉय करते हुए आप अपने जो है वतन पहुंच चुके हैं। थैंक यू वेरी मच। इसमें जो है मेरा कमाल इसमें शायद कम है, इसमें बुज़ुर्गों की दुआएं ज़्यादा हैं, इसमें आप लोगों की, आप दोस्तों की दुआएं इसमें जो है वो ज़्यादा हैं और अल्लाह की रहमत जो है वो हमारे साथ थी पूरा रास्ता। तो अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, फॉर दिस शोइंग मी अराउंड इस्लामाबाद, फॉर दैट अमेजिंग लंच वी हैड। चलें जी, आज के इस व्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ जितने सवाल आपके जहन में थे, मेरे जहन में थे, वो सारे के सारे सवाल पूरे हो चुके हैं। वीडियो के एंड पे, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अरशद भाई का इंस्टाग्राम का लिंक
और इनके यूट्यूब चैनल का लिंक मैं दे रहा हूँ, आपने जाके सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेनी है इनके चैनल की, क्योंकि अभी जितना इन्होंने ट्रैवल किया, कुछ ही इन्होंने व्लॉग्स उसके अपलोड किए हैं, मोस्टली अभी रहते हैं, तो इनकी आपने जर्नी फॉलो करनी है। होपफुली आप एंजॉय करेंगे और ऐसी कंट्रीज़ मेरे ख्याल में पहले किसी ने नहीं दिखाई, तो हम मिल के इनके व्लॉग्स को एंजॉय करेंगे, इस जर्नी को, और हम भी इस जर्नी का पार्ट बनेंगे। इंस्टाग्राम पे इनको फॉलो कर लें, वहाँ अच्छी अच्छी तस्वीरें भी डालते रहते हैं ये, और बाकी जितनी भी अपडेट्स होगी व्लॉग की वो वहाँ पे देते रहेंगे। थैंक यू सो मच अरशद भाई। You're welcome. Thank you very much for your time. You're welcome. अगर कुछ और क्वेश्चन भी अगर आपके जहन में आते हैं आपके किसी के, तो मुझे आप जो है ना, या तो इनसे आप पूछ सकते हैं, आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे इनको मैसेज कर सकते हैं, या इस वीडियो के कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं, तो अरशद भाई डायरेक्टली खुद ही आपको उनका जवाब दे देंगे। बिल्कुल। तो अभी हम चलते हैं, थोड़ा सा इस्लामाबाद की शाम को एंजॉय करते हैं और उसके बाद निकलेंगे, क्योंकि अरशद भाई के पास भी टाइम कम है और ये भी फिर निकलेंगे। इन्होंने अभी अपनी फैमिली को भी टाइम नहीं दिया, कल रात ये आए हैं, इनको मैंने रिसीव किया रास्ते से ही, अच्छा खासा रात को भी इनका टाइम ले लिया है और सुबह से फिर ये मेरे साथ ही घूम रहे हैं। तो अभी इनको फ्री करते हैं ताकि ये फैमिली को टाइम दें। इंशाल्लाह जब नेक्स्ट दोबारा पाकिस्तान में आएंगे तो इनसे दोबारा मुलाकात होगी। इन द मीन टाइम you guys can enjoy his wonderful vlogs. Amar bhai, thank you very much. Allah Hafiz. Thank you very much, and thank you for time. Thank you for showing me around.